वेलकम स्टूडेंट्स, आपका स्वागत करते हैं हमारे यूट्यूब चैनल AR एग्ज़ाम पर। और जो आज का लेक्चर है वो सेकंड लेक्चर है क्लास 10th साइंस के लिए। और हमने पीछे पढ़ चुके थे एक्टिविटी 1.3 तक, जब जिसके अंदर हमने बात की थी जिंक की रिएक्शन की थी हमने किसके साथ, सल्फ्यूरिक एसिड या फिर डाइल्यूटेड आपका क्या था वो दूसरा हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ। तो जिसके अंदर हमने क्या देखा था, साल्ट बना था और हाइड्रोजन गैस बाहर निकली थी, यानी इवोल्यूशन ऑफ गैस, जिसके बारे में पिछले डिस्कस कर चुके थे। तो हमने पीछे पढ़ा था, क्या पढ़ा था, स्केलेटल केमिकल इक्वेशन, समीकरण, यानी हम समीकरण बनाना सीख चुके थे पिछली कक्षा में। जैसे हमने बनाया था मैग्नीशियम को ऑक्सीजन की उपस्थिति में हमने क्या दी थी, हीट, और जिसका क्या बना था फिर मैग्नीशियम ऑक्साइड बना था, जिसको हमने ये बोला था ये रिएक्टेंट और ये आपके क्या है, प्रोडक्ट। ये रिएक्टेंट और ये प्रोडक्ट, ये कारक, ये अभिकारक और ये आपका उत्पाद। तो आपने 9वीं कक्षा के अंदर लॉ पढ़ा होगा, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। तो 9वीं कक्षा के अंदर आपने एक लॉ पढ़ा था, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, यानी हिंदी में अगर मैं बात करूं इसकी तो इसका था, क्या नाम था, द्रव्यमान के संरक्षण का नियम था, जिसके अंदर हमने पढ़ा था दिस लॉ स्टेट्स दैट अ मास नाइदर बी क्रिएटेड नोर बी डिस्ट्रॉयड इन अ केमिकल रिएक्शन। तो आपने एक शब्द देखा होगा लास्ट में, इन अ केमिकल रिएक्शन, यानी एक रासायनिक अभिक्रिया के अंदर ना तो हम द्रव्यमान को बना सकते और ना ही खत्म कर सकते। उसी को क्या बोलते हैं हम, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। तो आप देख सकते हो कि ये केमिकल रिएक्शन होने लग रही है और अपना प्रोडक्ट बन के आ गया। तो इसके अंदर जो मास होगा ना, जैसे मान लेते हैं भाई, अब हमने बात की लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, हमें क्या बता के गया कि भाई हम ना तो मास को बना सकते ना ही खत्म कर सकते किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में, केमिकल रिएक्शन के अंदर। मान लेते हैं भाई इसका मास था 50 ग्राम, इसका मान लिया 10 ग्राम, तो टोटल रिएक्टेंट का मास कितना हो गया अपने पास, 50 + 10 कितना हो गया, 60 ग्राम। तो रिएक्टेंट का आ गया। हाँ, ये हो सकता है भाई, अब जैसे अब ये तो यहाँ पे सिंगल प्रोडक्ट है, तो जो इसका मास बन के आएगा ना वो भी कितना ही होगा, वो 60 ग्राम ही होगा प्रोडक्ट का भी, वो बदलेगा नहीं। यही क्या था, लॉ ऑफ कंजर्वेशन मास। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, टॉपिक का नाम क्या था, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, संतुलित रासायनिक समीकरण। यानी हमको क्या करना पड़ेगा, अब जो ये रासायनिक समीकरण है, केमिकल इक्वेशन, इसको संतुलित करना है, यानी बैलेंस करना है, यानी नंबर ऑफ एटम्स को बराबर करना है। अब ये नंबर ऑफ एटम्स क्या चीज है, नंबर ऑफ एटम्स यही चीज है जो किसके बारे में बताते हैं, हमें मास के बारे में। किसका मास बता के गए थे, एलिमेंट का। द्रव्यमान किसका, तत्व का। तो अब यहाँ पे वही चीज है, एलिमेंट के हमें एटम को बराबर करना है, यानी परमाणुओं को। तो देखो कैसे हो गई चीजें, जैसे इसके अंदर हम चेक करते हैं। आप ध्यान से देखो कि नंबर ऑफ एटम्स कितने कितने दे रखे हैं इनके अंदर। जैसे मैग्नीशियम के नंबर ऑफ एटम्स कितने हैं, कितना मैग्नीशियम 1, ऑक्सीजन कितनी है 2, और यहाँ पे मैग्नीशियम कितनी है 1 और ऑक्सीजन कितनी है 1 है। तो आप ध्यान से देखो भाई, ऑक्सीजन यहाँ पे 2 है रिएक्टेंट में और प्रोडक्ट में, अभिकारक में 2 है, उत्पाद में 1 है। तो हमको क्या बराबर करनी पड़ेगी, बराबर करनी पड़ेगी। तो मैं मान लेता हूँ भाई, यहाँ से मान लो मेरे को, मैं यहाँ से 2 से मल्टीप्लाई कर दी यहाँ पे। अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई करूँ, 2 से यहाँ पे भी होगी, यहाँ पे भी होगी, तो 2 मैग्नीशियम होंगी और 2 ही क्या हो जाएंगी, ऑक्सीजन। तो 2 से मल्टीप्लाई करते ऑक्सीजन बराबर होगी भाई 2 ऑक्सीजन तो बराबर होगी, लेकिन किसका संतुलन बिगड़ गया, मैग्नीशियम का। तो मैग्नीशियम कितनी होगी अपने पास अब 2, तो यहाँ पे कितने से मल्टीप्लाई कर दो, 2 से। तो अपनी केमिकल रिएक्शन क्या हो गई, बैलेंस्ड, संतुलित हो चुकी है अभिक्रिया। जैसे हमने पीछे पढ़ा था एक्टिविटी 1.3 के अंदर भी पढ़ा था हमने, क्या पढ़ा था, जिंक की रिएक्शन करवाई थी सल्फ्यूरिक एसिड के साथ या हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ। जैसे जिंक की रिएक्शन करवाई थी डाइल्यूटेड सल्फ्यूरिक एसिड, मैं सीधा डायरेक्ट लिख देता हूं H2SO4। अब वो तो इजी था, अब देखना यहाँ पे जिंक सल्फेट बना था, सिखाया था कैसे बनेगा और कौन सी गैस बाहर निकलेगी, हमेशा हाइड्रोजन गैस। अब आप ध्यान से देखो, अब नंबर ऑफ एटम काउंट करो भाई, जिंक में नंबर ऑफ एटम्स क्या कहा मैंने, एटम्स, परमाणुओं की संख्या, परमाणु देखने अपने को, नंबर ऑफ एटम्स, पहले रिएक्टेंट में फिर प्रोडक्ट में। कितने हैं जिंक में, 1,
हाइड्रोजन कितने हैं 2, सल्फर का 1, ऑक्सीजन का 4। ठीक है, अब यहाँ पे जिंक कितनी है 1, सल्फर कितना है 1, ऑक्सीजन कितनी है 4 और हाइड्रोजन कितनी है 2। अब नंबर ऑफ एटम्स को क्या करो बराबर देखो, हर एक एलिमेंट का, जो एलिमेंट यहाँ है वही एलिमेंट यहाँ भी है, तो एलिमेंट के आपस में क्या कंपेयर करो, नंबर ऑफ एटम्स, परमाणुओं की संख्या है जो, उनको क्या करो बराबर कंपेयर करो। जैसे जिंक का सबसे पहले, तो जिंक 1 है तो 1 है यहाँ पे, ठीक है। हाइड्रोजन कितनी है 2, हाइड्रोजन कितनी है 2, ठीक है। सल्फर कितना है 1, ठीक है। और ऑक्सीजन कितने हैं 4। तो यानी ये जो अपने पास केमिकल रिएक्शन है, रासायनिक अभिक्रिया है अपने पास, ये क्या है बैलेंस्ड है, संतुलित है। ये तो चलो बैलेंस हो गई। अब जैसे अब आगे आप पढ़ोगे ना, आपके एग्जाम्पल भी दे रखा है, आयरन की रिएक्शन करवा रखी है, तो उसको कैसे बैलेंस करेंगे, तो आपके अंदर आप देख पढ़ोगे ना, तो एक बात तो जैसे मान लो भाई मैं बोल दूं व्हाट इज बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, संतुलित रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं। अगर ये डेफिनेशन बन गई मान लो एक नंबर में कि भाई संतुलित रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं, व्हाट इज बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, तो उसका मतलब क्या है, सच केमिकल इक्वेशन in which number of total atom बोलो, number of total atoms in reactant is equal to total number of atoms in a product। हिंदी में ऐसी रासायनिक समीकरण जिसके अंदर परमाणुओं की संख्या विकारक में किसके बराबर हो, परमाणुओं की संख्या उत्पाद में, उसी को हम क्या बोलेंगे, संतुलित रासायनिक समीकरण, बैलेंस केमिकल इक्वेशन। अब इसको आप जब एनसीईआरटी की बुक देखोगे ना, उसके अंदर टोटल स्टेप्स कितने हैं, अगर मैं स्टेप्स की बात करूं तो टोटल चरण कितने हैं 1 से लेके 7 तक टोटल स्टेप है, किसको बैलेंस करने के, संतुलित करने के किसी भी रासायनिक अभिक्रिया को। जैसे अब हम एग्जांपल जो है इसमें दे रखा है उसी को लेके चलेंगे और उसको बैलेंस करके दिखाएंगे, पहले एक बार डायरेक्ट और फिर स्टेप वाइज। देखो जैसे आप टॉपिक निकालोगे बैलेंस केमिकल इक्वेशन, संतुलित रासायनिक समीकरण, तो आप जैसे पहले देखोगे जिंक की रिएक्शन देखोगे, हमने कर दी थी। अब जैसे अब आगे देखोगे यहाँ पे लिख रखा है ना एलिमेंट, ये आप लिख कर लोगे भाई तत्व हैं, नंबर ऑफ एटम्स है किसके अंदर, रिएक्टेंट के अंदर नंबर ऑफ एटम किसमें है, प्रोडक्ट के अंदर, ये टेबल आप टेबल आराम से सीख लो जब आपको बेसिक स्टेप आ जाएगा, क्योंकि पेपर में आपसे स्टेप ऐसे नहीं पूछेगा, आपको डायरेक्ट बैलेंस करनी आएगी केमिकल इक्वेशन, ना कि आपको स्टेप पूछेगा भाई ऐसे करके दिखाओ सारा कंप्लीट। सिर्फ आपको ये पूछेगा, आपको 4-5 रिएक्शन दे देगा, ठीक है। पहले तो उनको कह देगा, ये कह देगा गिव द फॉलोइंग रिएक्शन कंप्लीट, निम्न अभिक्रियाओं को पूर्ण कीजिए एंड आल्सो बैलेंस्ड इट, और उनको संतुलित कीजिए, ऐसे कहेगा आपको, ठीक है। तो आपको देखा जैसे इसमें आगे कह रखी है रिएक्शन किसकी है, आयरन की वाटर के साथ, लोहे की किसके साथ, जल के साथ अभिक्रिया है, और हमेशा क्या बनता है आयरन का ऑक्साइड Fe3O4 प्लस कौन सी गैस बाहर निकलेगी, अगर मेटल है तो किसकी रिएक्शन है, आयरन की रिएक्शन किसके साथ है, वाटर के साथ। मैं डायरेक्ट सिंबल की बात कर लेता हूं, ठीक है। आयरन एक मेटल है, लोहे का सिंबल क्या होता है Fe, जल सबको पता है क्या होता है भाई H2O, वाटर किससे मिलकर बनता है, 2 एटम किसके, 2 परमाणु हाइड्रोजन के और 1 परमाणु किसका, ऑक्सीजन का, मिलकर क्या बनाते हैं वाटर। तो जब इनके आपस में रिएक्शन होगी तो जो प्रोडक्ट बन के आएंगे अपने पास, उत्पाद बन के आएगा, वो क्या आएगा Fe3O4 प्लस कौन सी गैस बाहर निकलेगी, हाइड्रोजन गैस। यही हमें कल वाले लेक्चर हमने यही बात की थी बेसिक, कि भाई जब भी मेटल की रिएक्शन, लोहे की किसी भी, मतलब पानी वो ऑक्सीजन था, अगर जल भी होगा तब भी कौन सी गैस बाहर निकलेगी, हाइड्रोजन गैस। अब नंबर ऑफ एटम पहले काउंट करो, देखो इस साइड वाला रिएक्टेंट, ये प्रोडक्ट, पहला स्टेप है जैसे उसमें लिख रखा है, पहले एक बार डायरेक्ट देखो, जैसे नंबर ऑफ एटम्स, आयरन कितना 1, हाइड्रोजन देखो अलग अलग के देखो, हाइड्रोजन कितना है 2, ऑक्सीजन कितना है 1, यहाँ पे आयरन कितनी है अब 3, ऑक्सीजन कितना है 4, हाइड्रोजन कितनी है 2, आयरन ऑक्साइड है ये, ठीक है। अब ध्यान से देखो नंबर ऑफ एटम्स यहीं पे दिख रहे हैं आपको, आयरन 1 है और यहाँ पे नंबर ऑफ एटम, परमाणु संख्या कितनी आयरन की, लोहे की थी, तो इस अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन आपको क्या करना है, बैलेंस करना है। तो अब सबसे पहले अब हम किस प्रकार से बैलेंस करें भाई, क्या हम ऐसे करें कि भाई
आयरन एक है, यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई कर दो, हो गया आयरन। फिर बात ऑक्सीजन की आ गई, ऑक्सीजन को 4 से कर दो, ऐसे करें। तो कैसे करनी है बैलेंस? जब आप स्टेप वाइज पढ़ोगे ना चीजों को, तब आपको समझ में आ जाएंगी चीजें। जैसे स्टेप 1 में पहले से क्या काउंट करना, नंबर ऑफ एटम देखना, ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड, RHS और LHS देख लिया। अब सबसे पहले देखो, आप सब पढ़ के आए थे कि एलिमेंट से मिलकर क्या बनते हैं, कंपाउंड। तत्वों से मिलकर क्या बनते हैं, यौगिक, यौगिक बनते हैं। तो ये देखो, ये एलिमेंट है, ये कंपाउंड है, ये भी कंपाउंड और ये एलिमेंट है, ठीक है। तो सबसे पहले वो एलिमेंट उठाओ, वो तत्व उठाओ जिसमें टोटल नंबर ऑफ एटम सबसे ज्यादा है। वो आपका चाहे रिएक्टेंट का हो या फिर प्रोडक्ट का हो, मतलब कहने का मतलब है ऐसा, मतलब यौगिक उठाओ जिसके अंदर परमाणुओं की संख्या सबसे ज्यादा है, कुल परमाणुओं की संख्या सबसे ज्यादा है। वो अभिकारक का भी हो सकता है और वो आपका उत्पाद का भी हो सकता है, किसी का भी हो सकता है। जैसे ध्यान से देखो, इसमें टोटल नंबर ऑफ एटम्स कितने हैं कंपाउंड में, 3। इसके अंदर कितने टोटल नंबर ऑफ एटम्स है, 3 और 4 7। यही दो है कंपाउंड है, यही दो यौगिक है। तो सबसे ज्यादा आपको नंबर ऑफ एटम्स किसके अंदर दिख रहे हैं, आयरन ऑक्साइड के अंदर। कितने हैं, 7। तो किसको उठाना सबसे पहले आपको, आयरन ऑक्साइड को, ठीक है। अब आयरन ऑक्साइड को जब उठाओगे तो आप क्या देखोगे, किसको बैलेंस करोगे सबसे पहले। अब बात ये आ गई सर, आयरन ऑक्साइड के अंदर तो 2 चीजें हैं, आयरन और ऑक्सीजन है। तो इसके अंदर ये देखो कि सबसे ज्यादा नंबर ऑफ एटम्स किसके हैं टोटल के बाद, तो किसके सबसे ज्यादा नंबर ऑफ एटम्स है, ऑक्सीजन की। तो यानी सबसे पहले हमको किसको बैलेंस करना पड़ेगा, ऑक्सीजन को, ठीक है। तो देखो, अब यहाँ पे ऑक्सीजन कितना है, 4, और यहाँ पे कितना है, 1। तो मेरे को कितने से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी अगर मेरे को यहाँ पे 4 बनाना है तो। और एक और चीज ध्यान रखना, जैसे अब मैथ में सीखते थे कि जब 2 है, अगर ब्रैकेट लगी हुई है, जैसे अंदर कोई चीज है x + y, तो जब ये 2 ब्रैकेट है लगी हुई है तो इसका 2 का, अगर मैं ये लिखूं एक, इसका मतलब क्या है कि भाई ये वाला सिर्फ 2 इसके साथ मल्टीपल में है, लेकिन जब ये ब्रैकेट खुलेगी तो ये 2 का मल्टीपल सबके साथ होगा। वही चीज यहाँ पे अप्लाई करनी है आपको कि जब मैं यहाँ पे अगर 4 नंबर ऑफ एटम ऑक्सीजन के, परमाणुओं की संख्या ऑक्सीजन की 4 है, अगर मेरे को यहाँ पे मल्टीप्लाई करनी है तो मेरे को दोनों से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, ना कि 1 से। तो जब मैं 4 से मल्टीप्लाई यहाँ पे करूंगा ना, तो वो 1 से नहीं होगी, वो दोनों से होगी। तो अब हाइड्रोजन के कितने थे, 2, तो 4 से मल्टीप्लाई करते ही हाइड्रोजन के कितने हो गए अपने पास, 8, और ऑक्सीजन कितना है, 1, तो ऑक्सीजन कितने हो जाएंगे, 4, ठीक है। ऑक्सीजन क्या होगी, बराबर बैलेंस होगी ऑक्सीजन अपने पास। लेकिन अब किसका संतुलन बिगड़ गया अपने पास है, हाइड्रोजन का, ठीक है। अब हाइड्रोजन को क्या करना पड़ेगा, अपने को बैलेंस संतुलित करना पड़ेगा। तो अब नंबर ऑफ एटम्स हाइड्रोजन कितने हैं, 8, और यहाँ पे कितने हैं, 2। तो अब मैं यहाँ पे कितने से मल्टीप्लाई करूंगी, ये 2 का कितना बन जाए अपने पास है 8, तो मैं किससे मल्टीप्लाई करूंगा यहाँ पे, 4 से। तो जब मैं 4 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो कितने नंबर ऑफ एटम हो गए, 8, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, 4 एकम 4, तो 4 हो गए, सब बैलेंस हो गया। अब कौन रह गया अपने पास, जो है कंपाउंड आयरन, मतलब कंपाउंड के अंदर एलिमेंट कौन रह गया अपने पास, आयरन, लोहा। लोहे के नंबर ऑफ एटम्स कितने, यहाँ पे 3 और यहाँ पे 1, तो कितने से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, 3 से। कितने हो गए अपने पास, 3। अब चेक कर लो भाई, नंबर ऑफ एटम्स LHS बराबर किसके हो गए, RHS के। ये तरीका होता है भाई बैलेंस करने का किसी भी केमिकल इक्वेशन को, यानी संतुलित करने का तरीका होता है, ठीक है। देख लो कितने, तो 3 3 8 8 4 4। अब जो लेस ये है ना, ये जो चीज है, ये आपका स्टेप 1 से लेके 6 तक है। जो 7वां स्टेप है ना आपका, उसके अंदर क्या बता रखा है, उसके अंदर दे रखा है, मतलब स्टेट के बारे में रखा है। जैसे एस किसके लिए होता है, सॉलिड के लिए, ठोस के लिए, और एल किसके लिए होता है, लिक्विड यानी तरल के लिए, और जी किसके लिए होता है आपका, गैस, और एक लिखोगे ए क्यू, एक्वस। इसका मतलब क्या होता है, एक्वस, हिंदी माध्यम जलीय। क्या लिखोगे, जलीय, यानी कोई चीज किसके अंदर घुली हुई है, वाटर के अंदर, ठीक है। तो अब देखो आयरन क्या है, सॉलिड, तो क्या लिखूंगा मैं, एस, ठोस है। वाटर किस फॉर्म में होता है, लिक्विड, तो एल लिखूंगा। और ये सॉलिड बन के आएगा, और ये क्या है अपने पास है, गैस। जैसे मैं पूरा इरेज करके आपको लिख के दिखाऊंगा ना, कैसे लिखेंगे, जैसे नंबर ऑफ, सीधा डायरेक्ट। और आपको स्टेप्स याद नहीं करने, कहीं आप एनसीईआरटी बुक में स्टेप्स का रट्टा मारने लग जाओ। स्टेप नहीं याद करने हैं आपको, सिर्फ आपको ये बैलेंस करनी आनी चाहिए, क्योंकि डायरेक्ट पेपर में पूछेगा तो डायरेक्ट पूछेगा वो, ना कि आपसे ये पूरा स्टेप वाइज पूछेगा। जैसे अब मैं एक बार डायरेक्ट करके दिखा देता हूँ आपको। आयरन था वाटर के साथ,
आयरन का किस फॉर्म में होता है, सॉलिड, ये लिक्विड तरल अवस्था में आयरन ऑक्साइड बनेगा P3O4, ठोस है ये, परत बनती है ना लेयर सिर्फ, और हाइड्रोजन क्या आती है, गैस, कितने से मल्टीप्लाई की थी 3, यहाँ पे कितना आएगा 4, और यहाँ पे कितना आ जाएगा 4, ठीक है, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, 4 4 3 3, तो ये अपने पास क्या हो गया, अपने बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, संतुलित रासायनिक अभिक्रिया। ठीक है, अगली क्लास में हम किसके बारे में डिस्कस करेंगे, टाइप्स ऑफ रिएक्शन के बारे में, यानी अभी मतलब अभिक्रियाओं के प्रकार, कितने प्रकार की होंगी, कैसे कैसे होगी, अगले लेक्चर में बात करेंगे। इसके लिए तब तक के लिए धन्यवाद।